अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश भर में मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने वाली संस्था एक दागदार निकली है। नीट के जो एग्जामिनेशंस थे उसके पेपर्स पिछले 15 दिनों से लीक कर दिए गए थे, बेचे जा रहे थे और बड़े पैमाने पर इस पेपर को लीक करके माफिया के हवाले कर दिया गया। जब यह प्रकरण सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में सुर्खियों में आया, तब आज जाकर नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। नीट की परीक्षा का विवाद नेशनल टेस्ट एजेंसी जो एनटीए है वो अभी से नहीं है। ये एक दागदार संस्था है जो एक भी एग्जामिनेशन कराने के काबिल नहीं है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ ये संस्था खिलवाड़ कर रही है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, नीट का जब एग्जामिनेशन हुआ था उसके फ़ौरन बाद से इसके पेपर लीक की चर्चाएं और इसके पेपर्स सोशल मीडिया में घूम रहे थे, मोबाइल व्हाट्सएप पे घूम रहे थे, टेलीग्राम चैनल्स पे घूम रहे थे। तब हर बार इसको सरकारी संस्थाओं ने खारिज किया और कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन पेपर लीक के सॉलिड दस्तावेज जब सामने आए उसके बाद भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि 7 तारीख के बाद से सारे पेपर सार्वजनिक मौजूद थे, जहां इस बात का एविडेंस था क्लियर कट कि 170 में से 130 प्रश्न, वो जो पेपर लीक था वो 130 प्रश्नों का पूरा पत्र सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अवेलेबल था। आरोप है कि करोड़ों अरबों रुपए का धंधा किया गया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। एक भी एग्जामिनेशन अपने गठन के बाद यह एक कलंकित, एक काली और छात्र विरोधी संस्था है। मैं ये बात खुलकर कह रहा हूं, वो कहनी आवश्यक है। नीट का एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों से अगर आप मिलेंगे तो आप में से बहुत कम लोग जो टीवी पे देख रहे हैं उनकी पीड़ा को समझते होंगे। उनकी पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने करीब से इस मसले को महसूस किया है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सिहर उठेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, बहुत से लोग रो पड़ेंगे। किन हालातों के बीच गांव गरीब के लोग, वंचित शोषित समुदाय के लोग अपना पेट काट कर, घर के जेवर बेचकर, खेतों को गिरवी रखकर, ओवर टाइम काम करके अपने बच्चों को शहर भेजते हैं, कोचिंग कराते हैं, कमरा लेकर पढ़ाई कराते हैं, अपने जीवन का त्याग करते हैं। और ऐसे बदकिरदार लोग जो ये एजेंसियां चला रहे हैं, ऐसे बेईमान लोग जो ये एजेंसियां चला रहे हैं, ये पेपर बेचने का धंधा करते हैं और इतने संगठित पैमाने पर ये धंधा आबाद हो रहा है कि हम आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मेरिट गई भाड़ में। आपके बच्चे आंख फोड़कर, रात रात भर जगकर, आप अपना सब कुछ बेचकर बच्चे को ये सोचते हैं कि शायद वो मेरिट पे आ रहा होगा, लेकिन मेरिट पर वो बैठे हुए हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। पेपर भी खरीदते हैं, एमबीबीएस की सीट भी खरीदते हैं। इस देश की शिक्षा बिकाऊ हो गई है। अफसोस की बात है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी बदकिरदार बेईमान संस्था को भारत सरकार ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। न इस संस्था को भंग किया और न इसके डीजी को अब तक जेल भेजा गया है। इसका पूर्व डीजी भी शानदार पोस्टिंग पर है और मौजूदा डीजी तो इतना ढीठ और बेशर्म है कि वो कह रहा है कि फिर से शुद्धता के साथ परीक्षा कराएगा। ये व्यक्ति अब तक बाहर घूम रहा है जो लाखों छात्रों का गुनहगार है। अब तक इस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया। इसका नाम अभिषेक सिंह है। इसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन भारत की सरकार और सीबीआई अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही और ये ढीठ आदमी बाहर आकर बड़े बड़े बयान दे रहा है। आखिर उन 28 लाख बच्चों का क्या कसूर है? उनकी क्या गलती है? उन्होंने किसका क्या नुकसान किया है? वो तो किसी का वोट बैंक भी नहीं है, आगे चलकर बनेंगे। फिर उनके साथ इस तरह का अत्याचार क्यों किया जा रहा है? आप जरा उनकी पढ़ाई के स्तर को देख लें, उनकी मेहनत को देख लें और अब मेहनत का जो परिणाम मिला है वो देख लें। आप कुंठा के शिकार हो जाएंगे।
बड़ी बड़ी पॉजिटिव बातें करने वाले लोगों की आंखें शर्म से उठेंगी नहीं जब आप उन बच्चों से मिलेंगे और उनकी पीड़ा का एहसास करेंगे। जिनके अच्छे एग्जामिनेशन हुए थे, जिन बच्चों की अपार मेहनत करके, सोचिए जिनका सिलेक्शन लगभग तय था, उनके सामने आपने एक अंधकार का भविष्य दे दिया। यह तो वही हो कि विधायक सांसद चुने जाएं और फिर चुनाव आयोग उनका चुनाव कैंसिल कर दे, तब शायद इन लोगों की आंखें खुलें। बहनों भाइयों, इस देश में ढिठाई इतनी ज़्यादा है कि किसी की तकलीफ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और इन बच्चों की तकलीफ सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी नेताओं के। कार्रवाई क्या होगी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। 2024 ये देश भूला नहीं। नीट एग्जामिनेशन का क्या हुआ था? पूरे देश भर में MBBS की सीटें लूट ली गई थी। जिनके पास पैसे थे, प्रभाव था, या जिनकी सिफारिशें थी, आपकी आंख के सामने MBBS की सीटें लूटी गईं। और आज क्या हो रहा है? आज तो उन लाखों बच्चों के भविष्य को अंधकार में झोंक दिया गया। आखिर ये किसी स्टूडेंट्स के साथ नहीं, बल्कि देश के साथ गद्दारी हो रही है। इस देश के साथ धोखा हो रहा है। इस देश की आने वाली पीढ़ी के साथ बेईमानी हो रही है। और ऐसे बदकिरदार, बदनीयत, बेईमान एजेंसी के अधिकारी अब तक सीना तान के घूम रहे हैं। आखिर इनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा? कोई फुल प्रूफ एग्जामिनेशन इस देश में असंभव हो गया है। अभी आजकल क्या माहौल है कि कोई एग्जामिनेशन बड़ा होता है तो हम पत्रकार लोग इस बात की तैयारी करते हैं कि लीक होगा क्या, तो इसको कैसे कवर करना है। एग्जामिनेशन सुचारू रूप से संपन्न कराना यहाँ भी मुश्किल है, वहाँ भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि माफिया हावी है। आप क्या समझते हैं ये पेपर कहाँ छपा होगा? आप क्या समझते हैं कि ये कोई सामान्य हाथों में लगने वाली चीज़ है? एक ऐसा बड़ा खतरनाक, ताकतवर सिंडिकेट है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद दिनों की सुर्खियों के बाद ये छात्र फिर से तैयारी में लगेंगे और NTA की इस अंधी दौड़ का हिस्सा बनेंगे। इनकी किस्मत में अगर पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ी ढिठाई, इससे बड़ी बेईमानी कोई हो नहीं सकती जो इन बच्चों के साथ हुई है। सोचिए जब ये बड़े होंगे तो आपके बारे में क्या ओपिनियन रखेंगे। ये वो हैं जो देश चलाएंगे। ये देश के भविष्य के डॉक्टर हैं। ये भविष्य का नेतृत्व करता है। इनके साथ ज़िंदगी के पहले कदम में बहुत बड़ी बेईमानी हुई है, धोखा हुआ है इनके साथ। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट। नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है। जो ये कथन कहे गए हैं, ये कथन नहीं है, ये पतन होने जा रहा है इनका। और नीट का एग्जाम पहली बार नहीं लीक हुआ, 2024 में भी नीट का एग्जाम लीक हुआ था। अभी जो मामला सामने आया है, इसमें करीब करीब 135 सवाल लीक हो चुके थे। 180 में से 135 सवाल जो 3 मई की परीक्षा हुई उसमें लीक हो चुके थे। तो कौन सा एग्जाम हुआ? कौन से लोग इसमें शामिल हैं? किसको भारतीय जनता पार्टी बार बार संरक्षण देती है? क्या प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जवाब देंगे कि 12 साल से नीट का पेपर चौथी या 5वीं बार लीक हुआ है? आपने क्या कदम उठाए इसकी रोकथाम के लिए? और अगर शिक्षा मंत्री नीट के पेपर की लीकेज को रोक नहीं सकते तो एक दिन भी उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार क्या है? ये अंदर का हो या बाहर का हो, CBI से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए ताकि ये जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो पाए। अब इस आदमी की बेशर्मी और ढिठाई आपने देखी। ये कह रहा चाहे अंदर का हो या बाहर का हो, पकड़े CBI, जिसको खुद जेल के पीछे होना चाहिए। जो इस व्यवस्था की, इस कुव्यवस्था का जिम्मेदार है, जिसने पेपर लीक का जो जिम्मेदार है, और जो 9 दिन से पेपर लीक के इस मामले को दबाए, उसके ऊपर चढ़कर बैठा था, छिपा रहा था, वो बेशर्मी से कह रहा है कि CBI का काम है, करेगी, पकड़ेगी। यही व्यक्ति शामिल है इसमें, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मनोज उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं,
डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अमित सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, ये एग्जामिनेशन के एक्सपर्ट हैं, ग्रेड प्लस एकेडमी चलाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं, और विनय राय बहुत ही जाने माने पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मनोज उपाध्याय जी, एक काम तो ढंग का कर लिए होते, हर साल हर बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल होती है और नीट के एग्जामिनेशन में सीटों की लूट, फर्जीवाड़ा, बेईमानी और धोखा होता है। बच्चों के साथ ये धोखाधड़ी करके क्या मिलता है आप लोगों को? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आपने सही कहा। और एज ए अगर हम एक आम व्यक्ति की तरह अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये बहुत कष्टदायी है उन नौजवानों के लिए जो देश के भविष्य हैं। सरकार ये नीट का मामले को जो लेके आए, जिसे 2024 का भी जिक्र हुआ आपके द्वारा या और लोगों के द्वारा, जो कि सही भी है, उस पर भी देखिए कई 14, 16, 19 कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उसके पहले भी गिरफ्तारियां करने का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया था और जो मेन सस्पेंस है उसको भी गिरफ्तार किया गया था। अब रह गई बात, इस जो मामले हैं, जो इस नीट का परिचय पेपर लीक हुआ, उसके जो डायरेक्ट वो हैं, उनको जाहिर सी बात है, आपने जैसा कहा, इनको सलाखों के पीछे होने चाहिए। उनकी बेशर्मी ही है, मैं उसके नीट के लिए मैं कोई, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल इस तरह से इस पर जिस प्रकार से CBI जाँच होगी और इसकी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से कार्रवाई होगी और जो दोषी होंगे उस पर इसी नाते, देखिए आज पहली बार इस पेपर में हम बिल्कुल ये कहने में भी हमको भी बहुत बुरा लग रहा है कि इसके पहले ये जाँच अगर हुई होती तो हो सकता है कुछ रिजल्ट सामने CBI लेके आती जरूर, लेकिन रह गई बात, अगर नहीं आई, आज जो हो रहा है ये आगे हमको भविष्य में उम्मीद है और सरकार से भी इस बात की उम्मीद है कि CBI जो करेगी और जो दोषी होगा उसको पूरी तरह से जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा, क्योंकि नौजवानों का भविष्य बिल्कुल जो है बर्बाद होने के लिए कोई ठोस कदम बिल्कुल सरकार इस बार उठानी चाहिए, क्योंकि कई बार लीक हुआ पेपर कहीं ना कहीं ये आप शर्मसार कहिए या जो भी कहिए, जो भी कंपनियों द्वारा हो अच्छा, रहा है। आप लोग से कोई पूछता नहीं है? मतलब रूलिंग पार्टी है तो आप लोग से कोई बात नहीं करता इस बारे में? आपके गांव में, आपके मोहल्ले में लोग आपसे पूछते नहीं है कि ये क्या हो रहा है आपकी हुकूमत में? नहीं ब्रजेश जी, देखिए तब आप क्या जवाब देते हो? नहीं ब्रजेश जी, देखिए कोई पूछता, बिल्कुल सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि शर्मिंदगी का एहसास होता है? नहीं, हम तो आज भी आपके सामने, आपके चैनल पे भी, आपके दर्शकों के भी बीच में ये कह रहे हैं, हम कोई इसके पहले थोड़ी ना है कि इसके पहले जब लीक होते थे लोग बेशर्मी से खड़े होते, हम तो आज भी आपसे कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पूरी तरह से इस बात के लिए दुखी हैं और पूरी तरह से शर्मिंदा आप कहो चाहे जो, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन अगर सरकार ने जो इस पर, सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार का रोल जो अब CBI जाँच के बाद अगर दोषियों को बचाने का काम हो तो सरकार हो। जैसे इसके पहले आपने देखा होगा 2014 में जब एक बार हुआ था तो अखिलेश जी ने SIT की जाँच करने का किया था, लेकिन कोई जाँच नहीं हुई, आज तक नहीं हो पाया। अब उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, कार्रवाई हो रही, गिरफ्तारियां भी हो रही, सरकार अपना काम पूरी तरह से न्यायालय के अधीन हम काम करने के लिए। अब तक 4 बार नीट की परीक्षा कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है, पेपर लीक हो चुके हैं जब से दिल्ली में आपकी हुकूमत है, पता है आपको? नहीं तो आप ये काम अखिलेश यादव करवा रहे हैं? आप नहीं, हमने क्या कहा, हमने कहा जब 2014 में जब जो है अखिलेश जी के UP CPMT का लीक हुआ था, तब की बात भी मैं कर रहा हूँ। हम अखिलेश यादव को इसके लिए नहीं जिम्मेदार करें, हम इसके लिए ये करें कि तब उन्होंने जो कहा था, तो आपका जो उन्होंने आश्वासन दिया था ब्रजेश जी, उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अच्छा, आपको दर्शकों को शायद ना पता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक विधायक हैं SBSP के बेदी राम, आप लोग को पता है उनके खिलाफ पेपर लीक का कोर्ट में केस चल रहा है और यूपी के STF ने स्पेशल टास्क फोर्स ने, बेदी राम और 2 और विधायक हैं, एक दिन विनय राय हमें बता रहे थे, एक भदोही के हैं, एक और कहीं के विधायक हैं, 3 विधायक पेपर लीक गैंग का हिस्सा हैं और तीनों इस वक्त विधायक हैं बीजेपी में और आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पेपर लीक के और उनका केस ट्रायल पे है, मतलब केस खत्म ही हो जाएगा, अगर सबूत होंगे तो जेल जाएंगे। और STF ने पकड़ा था, पकड़ा रेलवे का पेपर लीक करते हुए। नहीं पकड़ा ना, न्यायालय मामला गया। अब अगर न्यायालय आपकी सरकार नहीं थी, मायावती जी की सरकार। नहीं, चाहे जिसकी सरकार, अगर न्यायालय का जो मामला आएगा, STF ने पकड़ा, न्यायालय का मामला, बेदी राम, मैं तो नाम ले रहा हूँ, शायद क्या उनको बचाने के लिए बीजेपी खड़ी नहीं हो रही? विनय जी ने नहीं बताया, मैं पूछ लूंगा अभी उनसे। बीजेपी उनके बचाने के लिए नहीं खड़ी हो रही है, हम तो उनका जो कार्रवाई होगी, न्यायालय जो फैसला होगा उसके तो आपका सहयोगी है, भले सहयोगी, प्रेरणा मिलती है इस तरह के काम। कोई भी हो, भाजपा तो बचाने का काम किसी को नहीं करेगी, चाहे भाजपा का विधायक क्यों ना हो। डॉक्टर राजपाल कश्यप मेरे साथ मौजूद है। कश्यप जी, एक बार फिर से, अच्छा कश्यप जी, छात्र संघ के अध्यक्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे, तो छात्रों की पीड़ा को थोड़ा समझेंगे। बताइए, फिर नीट का पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, बच्चे क्या करें? ब्रजेश जी, आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने नीट जैसी परीक्षा, जो पेपर लीक हुआ, उस विषय को आप डिबेट में लाए।
क्योंकि ये आम छात्र, गांव, गरीब और पता नहीं कितने परिवारों से छात्र तो जो 22-28 लाख परीक्षा दे ही रहे थे, करोड़ों परिवारों से जुड़े हुए भविष्य का मामला था जिसको आपने उठाया। मैं तो मुझसे सुबह से ही लोग फ़ोन कर रहे थे कि ये भी विषय उठाइए, तब तक आपने देखा कि आपने विषय रखा। और ये बात सही है कि ये जितने पेपर लीक करने वाले लोग हैं, और बीजेपी की सरकार में तो मुझे याद है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र नेता था जब राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश में चौराहे चौराहे पेपर बिकता था। आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, एक भी परीक्षा नहीं हो पाई। बीजेपी की सरकार में माफिया हावी हो जाते हैं और व्यवस्थित भ्रष्टाचार, व्यवस्थित जो आपको प्रतीत नहीं होगा, और व्यवस्थित नौकरियां बिक रही हैं खुलेआम। 35-35, 40-40 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, तब नौकरियां दी जा रही। और क्या कहते हैं कि 4 बार पेपर लीक हुआ, 4 बार जिन लोगों ने पेपर लीक किया, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? वो कहाँ लोग हैं? कितने घर के कितने लोगों को घर बुलडोजर चला, कितने लोगों को नस्ता नाबूद कर दिया गया, कितने लोगों के इनकाउंटर हुए, बताए ना। ये तो अपराध, इतना बड़ा अपराध है कि जो पढ़े लिखे रात रात पेपर पढ़ते हैं। अरे हम लोग स्टूडेंट रहे, हम लोग हॉस्टल में देखते थे, मैंने कोचिंग की है, कैसे एक एक कमरे में 3-3, 4-4 लोग रहते हैं, खाना बनाना, उसी में सोना, उसी में पढ़ना, फिर कोचिंग जाना। लोग कर्जा ले लेके भेजते हैं अपने बच्चों को, कोई गेहूं बेच के, कोई धान बेच के। एक हमारे 2 मित्र हैं, उनकी बेटी पिछली बार कुछ नंबर से रह गई थी, इस बार वो हमें फ़ोन किए, तब तक आपका यहाँ उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के अच्छे मार्क्स आ गए लेकिन पेपर लीक हो गया और परीक्षा निरस्त हो गई। आप बताइए, ये क्या हालात ये है। आप मानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ये देश का कोचिंग माफिया जो इतना ताकतवर और बड़ा हो गया है कि सरकारों में दम नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें? ये संगठित गिरोह है, व्यवस्थित कारपोरेट, यहाँ सब कारपोरेट की तरीके से हो रहा है। यहाँ चुनाव भी कारपोरेट की तरीके से हो रहा, भ्रष्टाचार भी कारपोरेट की तरीके से हो रहा, और ठेके भी कारपोरेट की तरीके से दिए जा रहे, नौकरियां भी कारपोरेट। व्यवस्थित काउंटर खुले, आप जिसका पेपर, जिसमें नौकरी चाहते हो, पैसे हो आपके पास, 35 लाख, 40 लाख, करोड़, 2 करोड़, जो चाहो, PCS, IAS, सबके पेपर बिक रहे। किसका पेपर नहीं लीक हुआ? आपके, हमारे पास तो सूची है, लगभग 89 पेपर लीक हुए हैं सेंट्रल के, और लगभग उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 9 सालों में 70 पेपर लीक हुए। ये बताइए क्या मजाक बना दिया? ये आपकी नीट की 4 बार लीक हुआ। उसके बाद में आप यूपी पुलिस SI भर्ती 2017 में ही लीक हो गया, यूपी TET लीक हो गया, UGC नेट लीक हो गया, रेलवे भर्ती लीक हो गया, यूपी पुलिस भर्ती हो गया, SSSC में भर्ती, शिक्षक भर्ती हो गया, राज्य सेवा चयन आयोग में भर्ती हो गया, यूपी टेट लीक हो गया, पटवारी लीक हो गया, ये और RO लीक हो गया। 2018 में CBSE का भी पेपर लीक हो गया, और AIMPMT से लेकर यूपी PCL का अगले बार पढ़ लीजिएगा, सूची बहुत लंबी है। SSSC का, और ट्यूबवेल ऑपरेटर, ग्राम विकास अधिकारी, प्राइमरी स्कूल, और आपको कितने बताएं। ये भद्दा मजाक नौजवानों के साथ किया जा रहा है, जिन नौजवानों को कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ लोगों को तो प्रत्येक वर्ष बेरोजगार किया है, और नौकरी भी जो पढ़ लिख के डिग्री होल्डर घूम रहे हैं, उनकी दुर्दशा क्या? आपने आउटसोर्स पे कंपनियां लगा दी लूटने के लिए, वो आउटसोर्स में पहले पैसा दे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये पाप का, ये PDA बढ़ रहा है, और यही PDA, अरे इसमें कोई PDA नहीं है, ये छात्रों का मसला है, उनको जाति से मत जोड़िए। पीड़ित है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं अमित सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, ग्रेट प्लस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, और ये हमें बताएंगे कि ये परीक्षा होती कैसे है, और इतना सिस्टमैटिकली कोचिंग माफिया और NTA मिलकर कैसे इस गोरख धंधे को, कैसे इस बेईमानी को, कैसे इस कदाचार को, और कैसे इस फ्रॉड को, और कैसे इस पेपर लीक को अंजाम देते हैं। अमित जी बताइए। थैंक यू, आप यहाँ बुलाने के लिए मुझे सबसे पहले। और मैं अपना जो पॉइंट रख रहा हूँ, हमारी इसके पहले भी सर के साथ एक बार डिबेट हो चुकी है, मुझे डेट याद है 14 जून 2024, हम इसी टेबल पे बैठे हुए थे और ये डिबेट कर रहे थे। नीट का पेपर लीक हुआ था, जगह सेम थी, सीकर राजस्थान। उस समय भी हमने कहा था कि कोचिंग सिंडिकेट जो भी लोग चला रहे हैं, उन्हीं के स्कूल हैं, उनके स्कूलों को चिन्हित किया जाए, और वहाँ पे जो भी सेंटर जा रहे हैं उनको CBSE बैन करे या ब्लैक लिस्ट करे। फिर भी नहीं माना गया। झुंझुनू में उस समय भी हुआ था, सीकर में हुआ था, अब की बार फिर सीकर ब्लैक लिस्ट है, और सीकर से पेपर आउट हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। कहाँ से आते हैं ये लोग जो
जो एनटीए की आंसर की आने से पहले रिजल्ट सेलिब्रेशन करने लगे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि टॉपर हम ही दे रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस या कहां बात से कर आया? रहे हो? अच्छा? जी बिल्कुल, आप उनके सर, आप उनके ट्विटर हैंडल पे चले जाओ, चाहे उनके सोशल मीडिया पे Oh चले my जाइए। एनटीए की आंसर की, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एनटीए की आंसर की आने से पहले सीकर में सेलिब्रेशन था कि फर्स्ट रैंक हम दे रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आप अंदर तक लिप्त हों। एनटीए की शुचिता पे सवाल उठाया जा रहा है। मैं एनटीए के बारे में बताऊं, 2024 में सर आप बोल रहे हैं कि जांच होगी, 2024 की जांच सीट कहाँ है? 2016 में जो प्रॉब्लम हुई उसकी जांच सीट कहाँ है? 2015 की कहाँ है? तो ये जो है ना, आपने जांच बैठाई, क्या रिजल्ट आया, आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, जरूर बताएं आप सबके सामने। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, सर आपको बताऊं बहुत अजीब लगेगा कि 17 साल से लेकर 25 साल के बच्चे हमारे नीट एस्पायरेंट होते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, वो अभी सिस्टम में बिलीव करने की कोशिश करते हैं और आप पहले ही क्षण में उनका पूरा बिलीव तहस नहस कर देते हैं। आप कैसे बना लोगे सिस्टम? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आप युवाओं को साथ में, युवा नौजवान है लड़के, बिल्कुल अभी जस्ट उनको वोट देने का अधिकार अर्ली नहीं एंगेज है। है, अर्ली है, 16-17 साल के बच्चे हैं और वो हाइपर फ्रस्ट्रेटेड हैं। अगर ऐसे में किसी भी बच्चे ने कुछ भी ऊंच नीच, कौन जिम्मेदार होगा इसका, बताएंगे आप? बच्चा सेलेक्ट हुआ, इसी डिबेट में मैं लाया था एक बच्चे को पिछली बार, मैं नाम बता सकता हूं उसका, वो सेलेक्ट हो रहा है और वो आज सुबह मुझे कॉल किया कि सर क्या होगा। हमने कहा चलो बात करते हैं, अपनी बात उठा देगा। नहीं सर, मुझे सिस्टम पे बिलीव ही नहीं है। ऐसा सिस्टम बना रहे हो आप लोग, मतलब मुझे नहीं पता है। छोटे बच्चों के साथ पेपर का खरीद फरोख्त करके किस स्तर की राजनीति करो, क्या करो, मुझे नहीं मालूम है। मैं टीचर हूं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, इसको सोल्यूशन चाहिए, दैट्स इट। तो ये बार बार हो रहा है सिस्टम में? एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, हर बार सुनियोजित है। मैं कहूंगा ये सुनियोजित है। ये किस 2015 पैमाने में भी पे हुआ था। मतलब पेपर लीक को भी नीट का होना, किस स्तर पर पेपर बनते हैं, कुछ आइडिया है आपको? पेपर कोई एजेंसी को काम मिलता होगा? जी, टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, और एनटीए नीचे काम देती हो? एनटीए नीचे काम देती है, प्रिंटिंग से लेके इट में भी कि शायद उनके बंदे अंदर हों या अंदर से कोई सपोर्ट कर रहा हो या गवर्नमेंट की मिली। मैं किसी को नहीं बोलूंगा डायरेक्टली, बट मैं ये जानता हूं कि लूप एनटीए ही दे रहा है जहां से पेपर लीक हो रहा है। अगर एनटीए ने जानते सीसीटीवी, जीपीएस, जैमर, बायोमेट्रिक्स लगाने के बावजूद पेपर लीक हो जा रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्ट सिस्टम में इन्वॉल्व हैं और वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं। सीधी बात यह है। बिना एनएटी के शामिल हुए, एनटीए के शामिल हुए, ये नहीं हो लीक सकता। संभव नहीं है? बिल्कुल नहीं हो सकता। करेक्ट जी इतने लेयर की सिक्योरिटी है? जी। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। राजपूत जी, शुक्रिया आपका। आज दोपहर जब ये खबर आई, कई छात्रों का दिल टूटते, उनको रोते मैंने देखा। इत्तेफाक से हमारा ऑफिस जहाँ है वहीं के आसपास कुछ कोचिंग्स हैं, मैं नीचे उतरा तो मैंने बच्चों को रोते हुए देखा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको बुलाकर पूछा, उनकी पीड़ा का हम आप आकलन नहीं कर सकते। ब्रजेश भाई क्या बोलें, सबसे पहली चीज़ तो आपको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने एक जनउपयोगी मुद्दे को उठाने की बात की। सर माइक ऑन कर लें सर, मेरी आवाज़ नीचे जी, अब आ गई जी। हेलो जी आप बोलिए। जी। तो एक तो आपको धन्यवाद कि आपने इस तरीके का एक जनउपयोगी मुद्दा उठाया। और बच्चों की जब बात आप करते हैं तो मैं बच्चों से इतना ही कहता हूं कि बच्चों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। चिंता मत करो, साथ हैं तुम लोगों के। और बेईमानों को, कदाचारियों को जेल भेज करके दम लेंगे। ये भाजपा वाले तो करेंगे नहीं, लेकिन हम लोग करेंगे। हम आपको बताएं ब्रजेश भाई, जो सरकार 22 लाख बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षा कैसे देगी? ये गंभीर प्रश्न मैं आपके सामने उठा रहा हूँ। इस बात का जवाब देना चाहिए। हम लोग एनटीए, पीटीए, सीटीए सब कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर बैठा कौन है? इनके ऊपर तो सरकार बैठी है ना। इनके ऊपर तो हमारा शिक्षा मंत्री बैठा हुआ ना, धर्मेंद्र प्रधान नाम है ना उसका सर, जी है वो बैठा हुआ। वो तो कहता मैं भागता नहीं हूं, आज भागते हुए नजर आए। 3-4 चीजें बड़ी मतलब बेसिक सी हैं जो साफ साफ दिखती है। आप एनटीए आपने किया, 2016 में पेपर लीक हुआ, 2021 में पेपर लीक हुआ, 2024 में, 2026 में। अगर इन तीनों की, 16 की, 21 की और 24 की रिपोर्ट कोई आदमी मुझे दिखा दे भारतीय जनता पार्टी का कि कितने लोगों को आपने टांगा, कितने लोगों को आपने जेल में भेजा,
किन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ आपने कार्रवाई की? उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में व्यापम जैसे लोग जिस तरीके से शिक्षा टीचर्स की ट्रेनिंग में आए थे, ब्रजेश भाई, हमने आपने तमाम बहस की थी इलाहाबाद के एसपी को जब चेंज कर दिया गया था, अगर आपको याद हो तो वो मेन कल्प्रिट को पकड़ने जा रहा था इलाहाबाद का एसपी, उसको चेंज कर दिया गया है एंड टाइम पर। तो जो चीजें आज की डेट में शासन और सत्ता कल्प्रिट को बचाने का काम कर रहा है, तो एनटीए के लोगों को या सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को पकड़ने से थोड़ी काम चलेगा। पूरा का पूरा सिस्टम, कोचिंग, ये कोचिंग है किनकी, एलन किसकी है, कोई बताएगा हमको? या सीकर में जो कौन है, कौन सत्ताधारी दल के लोग हैं जो सारी की सारी इन कोचिंगों के ऊपर कब्जा रखते हैं? ये सीकर और कोटा का क्या झगड़ा है? क्योंकि कोटा से कोचिंग सीकर शिफ्ट हो रही है। ये सीकर और कोटा का क्या झगड़ा है, बताएंगे ये लोग? सत्ता में कितने पावरफुल जगह पर बैठे हुए हैं आज की डेट में इनके जो प्रमोटर्स हैं, वो बताएंगे हमको। 30-30 लाख 20-20 लाख रुपए लेकर के बच्चों को पहले ही, जैसे भी सर ने कहा कि सेलिब्रेशन करा दिया गया। हाँ, मतलब आप देखिए कि उन 17 साल का बच्चा, मेरा बेटा हो, आपका बेटा हो, राजपाल भाई का बेटा हो या मनोज जी का बेटा हो, किसी का बेटा हो, अगर पैसे नहीं है तो डॉक्टर नहीं बनेगा ना। और जो बनेगा डॉक्टर, वो कितना काबिल होगा, ये भी देखने वाली बात है कि अगर अयोग्य आदमी 30 लाख रुपए देकर के आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसको भी आप देखिए। दूसरा, नीट की आप सुचिता को उठा लीजिए सर, 79 से ज्यादा एग्जाम आज की डेट में, बाकी राजपाल भाई ने बहुत बातें करी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, 79 से ज्यादा एग्जाम आज तक नीट के यहां से लीक हो चुके हैं। तो ऐसी जो लीकिंग एजेंसी है, उसको लगातार धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी जी अगर पेट्रोनाइज कर रहे हैं। प्रदीप जोशी नाम का एक आदमी इनके यहां, इससे पहले अध्यक्ष था सुबोध कुमार सिंह से, मैं तो नाम लेकर के कहता हूं, ठीक। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? उनकी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो एबीवीपी के प्रोडक्ट थे, और उसके बाद जब प्रोफेसर बने तो उनको संघ के किसी विनोद जी ने, मैं नहीं कह रहा हूं, जनसत्ता की रिपोर्ट है, किसी विनोद जी ने उनको सिफारिश करी, पहले प्रोफेसर बने, फिर मध्य प्रदेश पीसीएस के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने, फिर छत्तीसगढ़ के बने, और वहां पर व्यापम घोटाले हुए, ठीक है, तब भी वो उधर ही थे। उसके बाद फिर वो नीट के हेड बने। और ये जो सुबोध जी है, इनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन जानते हैं क्या है? इनको कंपलसरी लीव 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तो इस शख्स को लोग बताते हैं कि कंपलसरी लीव दी गई थी। कंपलसरी लीव का मतलब समझते हैं आप? यानी आप साजिश में हो सकते हैं, और आज वही आदमी हेड है। नहीं, वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आप सोचने वाली बात है। जिस आदमी को कंपलसरी लीव दी गई हो, क्या मतलब सिस्टम को भारतीय जनता अच्छा, इसको देखा जो ढीठ है, जो ये अभी बोल रहा था अभिषेक सिंह, ऐसा है सर, मैं तो मतलब क्या कहें आपसे, हम जब भाजपा की या वो बात करने लगते हैं तो हम भी उतना हम हार्ड नहीं होना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्रॉनिक कैपिटलिस्ट और फ्रिंज एलिमेंट्स जितने हैं, उन्होंने देश को बेच दिया है। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। मैं विनय राय जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। राय साहब, ये तो बड़ा गजब हो गया, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़, वो भी एक बार नहीं, लगातार। आज उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने बहुत मेहनत करके, साल भर तैयारी करके ये एग्जामिनेशन दिया, इस उम्मीद के साथ कि अब उनका रिजल्ट आ रहा होगा, और बदले में जब आई तो तबाही की खबर आई। देखिए, ये सिर्फ नॉर्मल घोटाला में नहीं कहता, मैं मानता हूं कि बच्चों के भविष्य की जघन्य हत्या है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चा एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए एग्जाम देता है, वो अपना भविष्य देखता है, और अगर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो ये मैं मानता हूं कि उसके भविष्य की जघन्य हत्या की गई है, और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ये सिर्फ पेपर लीक से इसको ना जोड़ा जाए। जो बार बार जिक्र आ रहा था, अभी चाहे राजपाल कश्यप जी ने कहा, चाहे सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, जब पेपर आउट हुआ, अगर आप सही मुलजिम को नहीं पकड़ेंगे और सजा नहीं देंगे, तो बार बार ऐसे ही पेपर आउट होते रहेंगे, और जो मुख्य कल्पित है वो किनारे होते रहेंगे, बचते रहेंगे। बचाने वाले उनके भी लोग कहीं कहीं बैठे होंगे। जहां तक सवाल है संस्था के प्रमुख का, जो बैठ करके अभी आपके चैनल पर आशीष जी बयान दे रहे थे, मेरा सिर्फ इतना कहना है, इनको उल्टा लटका दीजिए, और उल्टा लटका के अभी पूछ दिए, सब कुछ बता देंगे, पेपर कहाँ छपा, कैसे छपा, कहाँ गया, किधर से आया, सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ आप ये मत सोचिए कि पेपर आउट हो गया फिर अगले साल बच्चे पेपर देंगे। बच्चों का एक बार रिदम टूट जाता है तो वहां लौटने में उसको समय लगता है। आप खुद गार्जियन है, बच्चे आपसे मिलते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। केजी के बच्चे डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। जो बच्चा नीट क्वालिफाई करने के कगार पर है, अगर उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ हुआ है, तो इसको तो जघन्य हत्या मानता हूं उसके भविष्य के साथ में।
इसको सामान्य पेपर आउट में नहीं मानता, क्योंकि आप सिर्फ बिलखते उन बच्चों को देख रहे हैं जो आपके कोचिंग सेंटर के, आपके ऑफिस के अगल बगल थे। पूरे देश में हाहाकार मचा है और लोगों को लगता है शायद ये अवसर मेरा चूक गया, अगली बार क्या होगा। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना है। जो भी जांच एजेंसी है, सीबीआई को दे दें चाहे एसआईटी को दे दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले मुखिया को उठाइए, उसके बाद उसको लठ बजाइए, चाहे जैसे करिए, क्योंकि एक आदमी का मामला नहीं है कि एक आदमी का कोई पेपर लेके भाग गया और नकल करके आपने पकड़ लिया। आपने सामूहिक तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। अब सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि कोई कार्रवाई होगी? और दूसरा, कहा गया था कि तो प्रश्न पत्र पेपर लीक करने वाले को आजीवन कारावास का कानून बना दिए हैं, इतना सख्त फैसला हुआ है, ऐसा कानून बन गया है। अब तो मैं देख रहा हूँ जब से ये कानून बना है, पेपर लीक तो अब न्यू नॉर्मल हो गया है। अब लोगों को अचरज नहीं होता पेपर लीक होने पे, इट्स न्यू नॉर्मल। वो डिस्क्लेमर नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नशा के पीछे होता है कि आप सिगरेट का धुआं उड़ाइए, नीचे होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। वैसे ही सीबीआई जांच भी है। हम फांसी पर लटका देंगे, लेकिन पहले दोषी तो मान लें। जब पकड़े ही नहीं जाएंगे, सजा ही नहीं होगी, तो उम्र कैद क्या और फांसी क्या। सबसे बड़ी चीज है, जो भी जांच है सीबीआई का पहली बार हो रही है किसी भी मामले में। सीबीआई का जांच का रेशियो क्या है, सजा दिलाने का रेशियो क्या है। बड़ी बड़ी संस्थाएं सामने आती हैं, हम भी खबर चला लेते हैं, हम 6 लोग बैठ के चर्चा कर लेंगे, देश सुन लेगा, लेकिन अंत में उसका परिणाम क्या निकलता है। अभी तक मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अभी इसके पहले जितने पेपर आउट हुए उसकी जो जांच एजेंसियां थी, उसके जो आईओ बनाए गए, उन लोगों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट क्या दी, और नहीं दी तो क्यों नहीं दी, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। सही बात। आज तो मामला गर्म है, सब लोग नए बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो इसके पहले पेपर आउट हुआ, चाहे रेलवे परीक्षा की बात रही हो, चाहे इसके पहले बेनी राम जी के बारे में, तो खुद उनके पार्टी का अध्यक्ष ने कहा कि नौकरी देने के एजेंट है ये। अब सोचिए इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। वो शायद विधायक है ना बेदीराम इस वक्त? हाँ विधायक जी, बेदीराम तो शायद विधायक है। जखनिया से, संभवतः जखनिया से विधायक गाजीपुर से हैं, लेकिन उनके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि नौकरी देने के एजेंट हैं। सोचिए, जब उस समय भी बयान आया जब लड़कों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका था और मीडिया इस मामले को तूल दे रहा था कि भाई इसमें दोषियों पर कार्रवाई हो, उस समय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह का बयान था। उसके पहले मंच पर एक बार बयान दे चुके थे वो। तो सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा है ब्रजेश जी, ये एक तरह से मूवमेंट बनाने की जरूरत है। एक बार दो बार की बात नहीं होती है, लगातार जिस तरीके से पेपर आउट नहीं होता, लेकिन रिजल्ट जब आता है तभी बच्चे मन को सोचते कहीं कोई घपला तो नहीं हुआ है। यहाँ तो खुलेआम उसके भविष्य पे डाका डाला गया है। यहाँ कोई पेपर आउट करके ये थोड़ी है कि कोई एक व्यक्ति अपने बच्चे को पास कराने के लिए पेपर लीक कर दिया है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये सरकार अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? इस मामले में कोई मिनिस्टेरियल लेवल पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? धर्मेंद्र प्रधान जिस विभाग के मंत्री हैं, लगातार इस तरह की गलतियां हो रही हैं, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान व्यवस्था से ऊपर है? उन पर कोई एक्शन नहीं, ना कोई पूछता है इन लोगों को। आप बस एक सीबीआई जांच का आदेश करके पल्ला झाड़ के बैठ गए, कुछ दिन में रोएंगे अमित सिंह के लड़के, फिर चुप हो जाएंगे। नहीं, वो सीबीआई मार्क करने वाले को तो केवल संस्तुति कर देंगे, करना दूसरे को सीबीआई इंक्वायरी है। मैं कह रहा हूं मुखिया आप हैं, अच्छा होगा तो क्रेडिट आप लेंगे, बुरा हुआ तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? बुरा हुआ है तो सजा आप भुगतेंगे जो मुखिया हैं, और नैतिक की जिम्मेदारी नहीं, हर तरह की जिम्मेदारी आपकी बनती है। और सबसे बड़ी चीज है, जिस संस्था ने एग्जाम कराने की जिम्मेदारी ली थी, उस संस्था के जो भी की पर्सन हैं उनको तत्काल अरेस्ट किया जाए। उन्हीं के नीचे के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, पेपर आउट किया है, या कॉन्स्पिरेसी किया, किसी को पास कराने के लिए किया है। ये छोटा मसला नहीं है। अगर कुछ लोगों को पास कराने के लिए भी किया है, तो जो लड़के फेल हो गए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। आजकल आप देखिए बच्चे कितने डिप्रेशन में जाकर सुसाइड तक कर रहे हैं अपने करियर को लेकर के। आप एक तरीके से बच्चों के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। वो भी जो नादान बच्चे हैं, अभी ठीक से दुनियादारी नहीं जानते हैं, वो अपने करियर में अपना सब कुछ देखते हैं। तो मेरा सीधा मत है इसमें कि सरकार के जो मुखिया वो भी नैतिक जिम्मेदारी लें, हर तरह की नैतिक भी क्या होता है, हर तरह की जिम्मेदारी लें, मुखिया हुए हैं, और साथ में जो लोग इस एग्जाम को कराने के लिए जिम्मेदार हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करें, हिरासत में लें, उनसे पूछताछ करें, तब जाके कम से कम भरोसा होगा। आप बहुत आइडियलिज्म की बातें करते हैं, आप आदर्शवादिता की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने का चलन इस देश की राजनीति पे समाप्त हो चुका है। आप इस सच से क्यों भागते हैं? इसमें करना कि आप उनसे ज्यादा सवाल पूछ देंगे तो 20 साल पहले के 2-4 पेपर लीक के घोटाले गिनाने लग जाएंगे। उनके समय में ऐसा हुआ, उनके समय में, अरे भैया जिनके समय में हुआ, आपके समय में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी तो ले लो पहले। उस समय जब हुआ था तो क्या वो शांत बैठे थे क्या? उस समय तो आरोप लगा रहे थे। और उनके घर में भी बच्चे हैं, अगर उनका बच्चा अभी किसी क्लास में नंबर कम आ जाए ना तो 3 बार बैठ के समझाएंगे, बेटा कुछ गलत मत करना। आज जिस तरीके 27 लाख बच्चे मझधार में अटके हैं, उनको किस तरह समझाएंगे वो? और उनको कौन समझा पाएगा? उनकी काउंसलिंग कौन करेगा? कौन समझाएगा? किसको फर्क पड़ता है सर सिस्टम में?
किसी को फर्क नहीं पड़ता सर, हम बस हमारा काम बनता रहे, बाकी तो चीज़ें होती रहेंगी। शुक्रिया आपका, मेरे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। मैं इस डिबेट के दूसरे चरण को की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मनोज उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर हैं। मनोज जी, जिम्मेदारी लेने का चलन आपकी पार्टी में और आपकी पार्टी की हुकूमत में क्या ख़त्म हो गया है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? बस ये कह कर पीठ ठोक ली जा रही कि हमने सीबीआई को दे दिया। सीबीआई भी तो भारत सरकार की ही है ना। अगर अंदर के लोग शामिल हैं, आईएएस शामिल हैं, मिनिस्टर्स शामिल हैं, सिंडिकेट शामिल है, तो सीबीआई की क्या हैसियत की कार्रवाई कर लेगी? नहीं देखिए ब्रिजेश, जब शामिल कौन है ये तो जांच ही पे तो पता चलेगा। किसको पता है? एक व्यक्ति का नाम कोई बता दे कि भाई शामिल है फलाना। डीजी अभिषेक सिंह शामिल है, मैं कह रहा हूँ, चलिए आप अरेस्ट कराइए। अब अगर नहीं, अब आपने वही तो कहा, एक व्यक्ति अमित सिंह भी कह रहे हैं मेरे साथ। अमित सिंह जी ने तो ये भी कहा, मान लिया कि कोचिंग वाले भाई, हर कोचिंग तो चलो फिर इन कोचिंग वालों के यहाँ छापा पड़े, इनको पकड़ के लाओ। अब मैंने अभिषेक सिंह अगर गिरफ्तार हो जाए तो पूरा सिंडिकेट पकड़ जाए। सीबीआई लगी कि अगर करेक्ट ना की जांच क्यों? एग्जैक्टली। अभिषेक सिंह को सीबीआई अभी रात में उठा ले, और जैसा कि ट्रीटमेंट किस तरह का हो विनय राय ने सजेस्ट किया, मैं कहता हूँ 2 घंटे में ये पूरा से बेहतर सीबीआई ट्रीटमेंट कर लेगी। नहीं सर, मतलब मेरा मानना है, मानिए सर सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। आप जो एनटीए के हेड हैं, उन्होंने बोला कि पेपर हमने जीपीएस से, सीसीटीवी से जैमर लगाया और पूरा बायोमेट्रिक है। आप जांच करो ना, सब आपको पता चल जाएगा। बेकार में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? आप उनको बुलाइए अभिषेक जी को, बोलिए कि ये पेपर यहाँ से आउट हुआ, किसका? जब 4 लेयर की सिक्योरिटी थी, हाँ, तो फिर कौन हो गया? तो कैसे पेपर बाहर आया? और अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप जांच करोगे तो या तो आपको टेक पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि टेक सही बताएगा, या तो आपकी शुचिता पे सवाल है सर कि आप करना नहीं चाहते। तो अगर मान लिया आपको लगा दिया जाए कि उनसे आप पूछ लिए, तो क्या आपको कौन पूछेगा? पूछने का अधिकार किसको है? एजेंसी पूछेगी। तो एजेंसी पूछे, एजेंसी तो लगी है ना, तो गवर्नमेंट पूछेगी तो वही एजेंसी ना जो लगी है। पहली चीज, दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैं खाली एक सवाल छोटा सा, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। पहले जो 4 पेपर लीक हुए थे आप ही की सरकार में, एजेंसियों ने पूछताछ करी थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? आज आपने जवाब मांगा, 2006 में सीबीएसई वाला बता दीजिए। आप भी कहाँ गए? अब आप कहेंगे उसकी क्या हुई? जवाब राजनीति करने के लिए बैठे हैं, बच्चों के दर्द को छोड़ के आप राजनीतिक बात पे आ रहे हैं, तो राजनीतिक पे आप बताइए। नहीं, आप बताइए, राजनीतिक को बताइए कि आपकी सरकार में 2006, 2007, 2008 कहाँ गया? मैं ये नहीं कर रहा हूँ। बिना राजी तो आज राजनीति जब घुसेरेंगे, पहले राउंड में राजनीति कर रहे हैं आपने, जब पहले ब्रिजेश, उनको नहीं कहा ब्रिजेश जी, पहले राउंड में मैंने देखिए पूरी तरह से कहा कि बिल्कुल बच्चों के साथ गलत हुआ। नहीं, उनको नहीं कह रहा हूं। ये जब राजनीतिक मुद्दा आएगा तो राजनीतिक में राजनीति घुसेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले राउंड मैंने क्या कहा आपसे? हमने कहा बिल्कुल गलत हुआ है, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है। और सेकंड राउंड जब राजनीतिक मुद्दा उसमें आया, काबिल डॉक्टर कहाँ जाएगा? और जब समाजवादी पार्टी सेल्फ सेंटर होता तो बच्चों का काबिलियत कहाँ चली जाती थी? उस पर नहीं चर्चा हुई उस समय ना इनको दर्द हुआ, रोड पे निकल रहा था। तो मेरे कहने का यही अर्थ है कि जो चीज, जब 19 पेपर लीक होते हैं राजस्थान में गहलोत की सरकार में, 19 में से 17, तो भाई राजनीति, लेकिन हाँ गलत है ब्रिजेश जी, मैं इसको आपकी बातों को पूरी तरह से, जो 22 लाख बच्चे हमारे पेपर दिए हैं, जाहिर सी बात है हमारे बच्चे होंगे, सबके बच्चे होंगे, जाहिर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, और चाहे वो अभिषेक सिंह हो चाहे जो हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार इस बात को, पिछले वालों को तो आपने इनाम दे दिया, उसको मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना दिया। नहीं, जिसका पिछली बार भी देखिए लूट में शामिल था, जितनी जांचें हुई, शायद हमारी बात से आप लोग भी वो करेंगे, सुबोध सिंह इस समय जितने लोगों ने जांचें हुई थी सबके ऊपर FIR दर्ज हुआ। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, इसके पहले सचिव है छत्तीसगढ़ के सीएम का। नहीं, इसके पहले सुबोध सिंह वहां पे वही था डीजी। जब मैंने क्या कहा, SIT में जब निकला, अगर इतनी पुख्ता सबूत चाहे सुरेंद्र जी के पास हो या राजपाल भाई के पास हो या किसी के पास हो, आप उसको फिर से ले जाके, आपके ऊपर भी सारी चीजें, उस सबूत को पेश कर दिया आज आपके सामने। किसके सामने पेश? आप ही के सामने, मीडिया के सामने पेश कर तो रहे कि अभिषेक सिंह को पकड़ लो। नहीं, तो ऐसे कहने से थोड़ी पकड़ मिलेगा। अब लोग कह रहे हो अगर कोई सबूत आप देंगे, हाँ तो आप एक सबूत यहाँ दें कि अभिषेक सिंह गिरफ्तार है। 4 लेयर और वो डीजी के पास सारी डिटेल। भाई आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जितने बच्चे आते हैं सारे उनके रिकॉर्ड में तो वो थोड़ी ना। चलिए, हाँ बिल्कुल, मैं एक लाइन और करूंगा। चलिए ठीक है, सेंसिटिव बात करता हूं थोड़ा सा, एक मिनट के लिए, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट मेरा ले पॉइंट। आपको पता है, एक बच्चे ने लातूर में 28 अप्रैल को सुसाइड किया कि नीट का पेपर मेरे से नहीं हो पाएगा, और एक ने 1 मई को कोटा में किया। आज उस पेपर के लिए बच्चे ने सुसाइड किया, जो पेपर कैंसिल हो गया। आज उन पेरेंट्स के दिमाग में क्या गुजर होगी, इसका जवाब है थोड़ी सी हया शर्म हो तो प्लीज सोचो इसके बारे में। एक बच्चा सुसाइड कर लिया, आप सोचिए तो, एक बच्चा सुसाइड कर लिया, एक को किया है सर, यहाँ नहीं फर्क पड़ता है ना, बट किसी के मरने का तो कोई भूल ही जाओ, वो भी छोटा बच्चा, मोटी चमड़ी हो चुकी है पॉलिटिक्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर सब ड्रामेबाजी है सर। फिर तो कोई मतलब नहीं ना। मतलब एक छोटा सा आज उसके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी कि जो मेरा बच्चा जिस पेपर की डर में मर गया, आज वो पेपर ही कैंसिल हो गया। थोड़ी सी भी शर्म हम लोगों में बची है। तो इस पे क्या जा रहा है कि कोई अपनी जिम्मेदारी लेके, हाँ मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए और मैं अपने पद से इस्तीफा दूं जब तक कि जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है। सर मजाक बना दिया आप लोगों ने। नीट का पेपर देना, डॉक्टर बना रहे हो, ये क्या बनेंगे आगे जाके? आप सोचिए उस पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजर रही होगी। 2 मिनट के लिए सोचिए ना, आप सेंसिटिव हो जाइए 2 मिनट के लिए। हमारे भी बच्चे उसकी एज के हैं सर। ये बड़ा मुश्किल काम बता। और नहीं तो क्या, हम राजनीति एग्जैक्टली। अरे असंभव। कश्यप जी ये तो कह रहे हैं कि सपा की सरकार में ही सब होता था। वैसे बेदी राम जब विधायक बना तो गठबंधन आपकी पार्टी का था, तो ये इल्जाम और ये पाप का घड़ा आपके ऊपर भी फूटेगा। देखिए, आपके गठबंधन से विधायक चुना गया था बेदी राम। ब्रजेश जी, विनय जी अभी मैसेज करके बताएं। बीजेपी है, ये बीजेपी है। ये विनय राय आज सोच रहे होंगे कहाँ फंस गए। ये इतनी बड़ी भ्रष्ट पार्टी और इतने बड़े भ्रष्टाचारी नेता, दुराचारी, क्रिमिनल सब मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर, भ्रष्टाचार के लिप्त लोग जिसको प्रधानमंत्री जी मंचों से बोलते थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। मतलब इस लेवल पे जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसको उतना बड़ा पद, जितने भ्रष्टाचार करने वाले वो संस्थाओं में बैठा ले जा रहे हैं, स्वतंत्र संस्थाओं में बैठा ले जा रहे हैं उनसे भ्रष्टाचार कराने के लिए। और इस भ्रष्टाचार में अगर बीजेपी निष्पक्ष है तो पहले तो मंत्री को बर्खास्त करे, उसके बाद नीचे पूरे सिस्टम को बर्खास्त करे। अगर प्रधानमंत्री जी से लेकर और सरकार निष्पक्ष है तो मंत्री से लेकर नीचे पूरे सिस्टम को बर्खास्त करें, उनको जांच करवाएं उनकी। अरे तो जब डीजी को पता है कि उसने क्यों पेपर लीक किया तो उसको कौन जेल भेजेगा? हाँ, तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, पैसा ऊपर तक जा रहा है ये भी पॉइंट। और पैसा चुनाव में खर्च होने के लिए। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभिषेक सिंह ने आप की, समझिए। अगर सीबीआई करती इस आदमी को अरेस्ट करने के बाद, तब मैं मानता कि सीबीआई इसमें कुछ इंटरेस्ट ले रही है। अरे अब वो बेशरम खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है सीबीआई आएगी या पकड़ेगी जो गलती हुई, कर खुद रहा है। देखिए, ये पैसा ऊपर तक जा रहा है, ये पैसा चुनावों के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, ये पैसा सब एजेंसियां लगी है पैसा इकट्ठा करके, और ये एन के प्रकार चुनाव तो जो बच्चे मर खप रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या? अरे इनको क्या लेना देना? ये गरीब मंत्री का बच्चा है, पढ़ता है। ये मंत्री हैं, ये मंत्री हैं, इनके पास पैसा है, ये तो कुछ भी बनवा लेंगे अपने बच्चों को, बड़ा बड़ा उद्योग दिलवा देंगे, ठेका दिलवा देंगे, कंपनियों के डायरेक्टर बन जाएंगे। इनको नहीं नौकरी की जरूरत। नौकरी किसको जरूरत है? जो गांव में किसान का बेटा है, जो मजदूरी करने वाला है, सामान्य नौकरी करने वाला है, उनके बच्चों को नौकरी की जरूरत है। इनको नौकरी नहीं जरूरत है, तो कंपनियों में डायरेक्टर हो जाएंगे, करोड़ों को दिलवा देंगे, पहले पैसा दिलवा देंगे कंपनी से, फिर कंपनी डंप करवा देंगे, फिर पैसा ऋण माफ करवा देंगे। अरे ये वो उस खेल के लोग हैं। ये जी एक मिनट, ये इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। आप इतने संवेदनहीन हो गए कि बच्चे, एक बच्चा नौकरी करता है, इनकी संवेदना एक बच्चा तैयारी, एक बच्चा तैयारी करता है, उसकी माँ रात भर जगती है, उसकी माँ सरकार में लेखपाल तक बेचते थे, लेखपाली नौकरी बेचते थे। सबसे बड़े दुष्ट और बेवकूफी वाली बात आप करते हैं। आपके सारे नेता हम सबूत देते हैं, सबूत पेश करिए, सबूत पेश करने का हिम्मत है आपके अंदर, एक ऐसे की हिम्मत है, अखिलेश यादव ऐसा चढ़ता है आप कहीं से दिखा के दिखाइए। समाजवादी पार्टी वाला एक नौकरी बताइए, चाचा जैसा लोगों को बताइए, एक आदमी बताइए, एक नौकरी बताइए, केवल हाथ में गिना के ओके शिवन जी, शिवन जी ऐसे में कहा बोल एक पैसा, एक सबूत के बच्चे, एक सबूत के बच्चे, अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी बच्चे नहीं है, दोनों का माइक बंद कर दो, माइक बंद करो। शिवन जी आप बोलो, आप बोलो। ऐसे मुख्यमंत्री अरे दोनों का माइक बंद कर दो।
इधर 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 ओके ओके सुरेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए, आप धन्यवाद, आप शांत हो जाओ। कैसे बोले सर? ओके, यहाँ कहाँ से बोल रहे हैं? शांत हो जाओ। अरे धन्यवाद धन्यवाद। आपने कहा अरे इधर 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 अरे थैंक यू धन्यवाद। हो गया आप ओके सुरेंद्र जी कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो आप मुझे बताओ कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा धन्यवाद, बोलो सर, बोलो बोलो आप बोलो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर कहाँ से सर बोलिए बोलिए बोलिए। अरे राजपाल जी शांत शांत ओके ओके दे दो। दो चीजें आप शांत हो जाओ। अरे हो गया, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। दो चीजें आप बोलो, आप बोलिए बोलिए। देश की जनता जवाब दे रही है, देश की जनता जवाब दे रही है। हो गया अब हो गया बोलिए। सुरेंद्र जी आप बोलो, शुरू करो, आप शुरू करो, आप शुरू करो। बड़ी स्पष्ट है। हाँ, आप शुरू करो। अब दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज जब से ये चीज लीक हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं को इस डिबेट से हटा लिया है। पहला सबूत है ये, जो भारतीय जनता पार्टी ने कोई आधिकारिक, यहाँ पर मनोज भाई बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं लेकिन आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। आधिकारिक प्रवक्ताओं को इन्होंने मना कर दिया। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार में नीचे से लेके ऊपर तक लिप्त है। अब आप किस तरह की एक मिनट सर, सुन, अब कार्रवाई पूरी बात सुन लीजिए सर, इतना आपने हमें वो किया। पहली चीज, पहला सबूत। दूसरी आपको बताएं, इन्होंने, मनोज जी ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई 2005 2006, मनोज जी भूल गए नीट था ही नहीं 2005 2006 में। नीट तो 2 मिनट रुकिए, अब आप अपनी अपनी बारी में एक सेकंड, हम आपको जवाब, हम आपको वो भी जवाब देते हैं, सारे जवाब। पहली चीज तो नीट नहीं था तो कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारी सरकार में निश्चित तौर पर कुछ कमियां हुई, हम उनको ओन करते हैं, हम उस गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। उस गलती के लोगों को हमने जेल भी भेजा, उसके बाद भी वो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। जनता ने हमें क्षमा नहीं किया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में निर्लज्जता से और नीचता से यह कह रही है कि साहब आपकी गलतियां हुई थी इसलिए हम गलतियां कर रहे हैं। हमारी गलतियों को शिकंडी बनाकर उनके पीछे छुपने वाले कितने ओछे लोग हैं। यह ओछापन बच्चों के लिए, आप कह रहे, अभी कह रहे थे, पॉलिटिकल आदमी से ज्यादा है ब्रजेश जी। आज भी कोई आदमी नहीं होता जिसमें आवेग संवेग न हो। मैं संवेदन है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी। आपकी बात से क्योंकि नहीं, आप असहमत रह सकते हैं, आपका काम चल सकता है इस स्टूडियो से, अधिकारी का काम चल सकता है अपनी बेईमानियों से, लेकिन पॉलिटिकल आदमी का काम बगैर पब्लिक में जाए हुए नहीं चल सकता। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां संवेदना में होती हैं। हां, सत्ताधारी दल संवेदना में नहीं और पाखंडी, सुनिए ना सर, सत्ताधारी दल संवेदना में नहीं है। आज हमारी गलतियों को, थैंक यू सर, शिखंड सर, अब ये तो अच्छा, आप चलो 20 सेकंड और बोल लो। हमारी गलतियों को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी वाले अपने पापों को, जो बचा रहे हैं, बच्चों को जो मरने की तरफ से नहीं रोक पा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के, और ये यहां से नीचे से लेकर के ऊपर तक सब पापी हैं टोटल। इनके यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व के पास करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए इन कोचिंगों से जा रहे हैं। आप एलएन से लेकर के सारी कोचिंगों के प्रमोटर्स बना लीजिए, आप हमें बता दीजिए किस दल के हैं वो लोग, आपको समझ में आ जाएगा। और कितने सबसे ज्यादा सीपीएमटी में किस कोचिंग से गए हैं वो समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूं। विनय जी 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। अभी राजपाल भाई ने कहा था गरीब, राजपाल भाई जो बड़े लोग हैं ना वही तो सब रुपया दे रहे हैं, गरीब का बच्चा तो दे नहीं रहा। अमित जी, आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा ठोस बंदोबस्त हो,
अच्छा, दूसरा, अब बच्चों को ये तो है कि कैंसिल, अब क्या बच्चे मानसिक रूप से तैयार हैं अगले एग्जामिनेशन के लिए? उन्हें किस तरह से भरोसा दिया जाना चाहिए? मतलब मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सुबह से मैं जितने भी कॉल, मैं कई वीडियो, कई मतलब सोशल मीडिया पे उनसे कनेक्ट हूँ, कई मुझे पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं, कई मैसेज कर रहे हैं, एंड दे आर हाईली डिसअपॉइंटेड सर। बहुत ज़्यादा विचलित हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। इवन मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, पेरेंट्स करें किस बात की पॉजिटिव हैं सर, जब पेपर इसकी क्या गारंटी है कि जो नेक्स्ट पेपर होगा वो नहीं आउट होगा? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये क्वेश्चन आपके टेस्टिंग एजेंसी पे सबसे बड़ा सवालिया निशान है, या जनता के अंदर खोता हुआ विश्वास है कि एक पेरेंट्स ये बात बोल रहा है, वो अपने बच्चे को क्या पॉजिटिव करेगा, मैं यही सोच रहा हूँ। तो आप बताओ कि अब अगले एग्जामिनेशन जब होगा, कितना वक्त चाहिए बच्चों को दोबारा से इस झटके से, ये जो ठोकर लगी है, गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर कपड़े झाड़ेंगे, फिर दौड़ेंगे, कितना टाइम चाहिए? 1.5 महीने, 45 दिन कम से कम 45 दिन चाहिए। उसके पहले नहीं कराना चाहिए? उसके पहले नहीं कराना चाहिए, लॉजिकली नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, 5 दिन स्टडी छोड़ दो सब कुछ भूल जाता है। हम पिछले 10 दिन से छोड़ के बैठे हुए हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि बच्चों को 45 दिन का टाइम देना चाहिए, ताकि एक बार पूरा सिलेबस रिवाइम करने के लिए 25 डेज की टाइम लगता है हम लोगों को, एक बार रिवीजन करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लगता है। तो मैं चाहूँगा कि इस दोनों टाइम को ध्यान में रखते हुए फिर अगला पेपर कंडक्ट कराया जाए। विनय जी, आज किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सीबीआई जांच जो चल रही है समयबद्ध हो, कोर्ट मॉनिटर्ड हो, या फिर जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में हो देश के सामने सार्वजनिक किया जाए? देखिए विजय जी, अभी बयान बहादुर ने जो कहा था ना कि सीबीआई जांच करेगी, पकड़ेगी, उन्होंने एक शब्द और कहा था जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा सिस्टम के अंदर के या सिस्टम के बाहर के। अगर आपको खुद भरोसा नहीं है कि सिस्टम के अंदर किसका मतलब सिस्टम के अंदर, तो आप ही सबसे पहले नंबर पर हैं, तो आपको सबसे पहले उठाया जाना चाहिए उनके बयान के आधार पर। उन्होंने कतई नहीं कहा कि बाहर से कुछ हुआ है, उन्होंने अपने बयान में इंडोर्स किया है कि सिस्टम का अंदर या सिस्टम का बाहर। और जहां तक रहा सवाल बच्चों के इस समय की भरपाई का, वो तो स्पष्ट बताएंगे, बच्चे गिरेंगे, संभलेंगे, कैसे होंगे, लेकिन कोई भी ट्रॉमा सामान्य नहीं होता। अभी इस उम्र के बच्चे, हम लोग को कोई बात बुरी लग जाती है तो दिमाग से नहीं निकलती है। ये तो बच्चे जो सालों सालों खपा देते हैं अपने जीवन का, तब जाकर उनको उम्मीद होती है शायद हम क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि एक गरीब माँ बाप 1 करोड़ और 1.5 करोड़ दे के प्राइवेट संस्था में नहीं उसको मेडिकल करा सकता है, उसको बड़ी उम्मीदें होती हैं अपने बच्चे से। और बच्चे की उम्मीद जब टूटती है ऐसे ऐसे हेराफेरी से, और मैं यही कहूंगा कि एक ही मामला बनता है, इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानिए और इसको सामूहिक बच्चों के भविष्य के नरसंहार से जोड़िए, तब जाकर के कार्रवाई करिए, तब जाकर उचित न्याय मिल पाएगा बच्चों। जी, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक संवेदनशील विषय पर आप सबने अपने अपने विचार और राय प्रस्तुत की। मैं छात्रों से आग्रह करूंगा कि घटना गंभीर है, आपकी निराशा स्वाभाविक है, आपकी इस मामले में फ्रस्ट्रेशन भी स्वाभाविक है, लेकिन जो ठोकर लगी है, उठिए, खड़े होइए और अगले परीक्षा के लिए खुद को तैयार करिए। ये जीवन इतना आसान नहीं है जितना हम आप समझते हैं। इसमें आगे आने वाले समय में चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन चुनौतियों का और कठिनाइयों का आप सामना करेंगे। और अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या कोचिंग माफिया या पेपर लीक माफिया पर कोई बहुत सख्त कार्रवाई होगी, तो आप अपने दिमाग से इस गलतफहमी को बाहर कर दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको उत्तर प्रदेश की एक खौफनाक घटना के बारे में बताएंगे कि एक व्यक्ति चलती हुई ट्रेन में सीट न मिलने पर या बाथरूम खाली न होने पर पैसेंजर्स की गोली मारकर हत्या कर देता था। 1 या 2 नहीं, उसने 3 लोगों की हत्या एक ही ट्रेन के भीतर की, अलग अलग समय पर, और सबके सिर पे गोली मार देता था। पुलिस इनकाउंटर हुआ, अपराधी ढेर हुआ, लेकिन अपने पीछे वो कहानी ढेर छोड़ गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद